बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन मैकेनिक्स क्यू के वोरी का हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करवाया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 को इस लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या वो कह रहा है, हमें क्या कुछ करना है, समझते हैं इसको। कहता है The upper end of a uniform ladder rests against a rough vertical wall and the lower end on a rough horizontal plane। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो हमने पढ़ा है, पहले इसको देखते हैं कि अपर एंड ऑफ यूनिफॉर्म, यानी हमारे पास एक सीढ़ी है जिसका ऊपर वाला जो सिरा है वो एक रफ दीवार के आगे है और उसके बाद जो उसका नीचे वाला सिरा है वो एक रफ हॉरिजॉन्टल क्या है, सरफेस के ऊपर है, जो दोनों रफ हैं। ठीक है, तो इतना काम हम पहले करते हैं। क्या कुछ है हमारे पास एक दीवार है, हमारे पास एक ये दीवार है जो क्या है, रफ है, ये वॉल है। ठीक है, तो ये वॉल है, रफ वॉल है, और ये एक हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन है। सीढ़ी क्या है, सीढ़ी का एक सिरा जो है, द अपर एंड ऑफ यूनिफॉर्म लेडर रेस्ट अगेंस्ट रफ वॉल, रफ वर्टिकल वॉल, यानी वर्टिकल वॉल है बिल्कुल सीधी, रफ वर्टिकल वॉल, उसके ऊपर वाला सिरा उसके साथ है, एंड लोअर एंड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये अगर सीढ़ी है तो इसका जो लोअर एंड है वो क्या है, वो आपके पास रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस या प्लेन जो भी है रफ उस पे, और ऊपर वाला क्या है, रफ वर्टिकल वॉल के साथ है। ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है नीचे वाला सिरा, और ऊपर वाला क्या है, वो है जी रफ वर्टिकल वॉल। यहाँ तक हो गया। आगे कहता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बोथ केसेस बीइंग 1/3। तो इसका मतलब है कि जो दोनों है ना, बोथ केसेस का मतलब है, वो कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बोथ केसेस बीइंग 1/3, यानी दोनों केसेस से मुराद ये है कि वॉल और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है दोनों रफ हैं, और दोनों को जब फ्रिक्शन होगी, जब सीढ़ी फिसलेगी तो उसकी जो फ्रिक्शन होगी वो दोनों केसेस में म्यू नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह पे उसका जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो क्या होगा, 1/3 होगा। तो फिर देखते हैं, अगर ये नॉर्मल फोर्स है और फर्ज करें जो हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा रहा है नीचे वाले सिरे पे, तो इस साइड पे जो फ्रिक्शन होगी वो म्यू नहीं होगी बल्कि 1/3 आर होगी, क्योंकि पहले म्यू आर लेते थे, लेकिन अब उसने जो कहा है कि वो जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू नहीं है बल्कि 1/3 है। इसी तरीके से अगर ऊपर वाला जो सिरा है सीढ़ी का, उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स जो है वो अगर एस है, तो उसकी जो फ्रिक्शन होगी ऊपर वाले सिरे की, तो वो क्या होगी, ये 1/3 एस होगी, बल्कि म्यू एस नहीं होगी, क्योंकि अब म्यू नहीं कोफिशिएंट फ्रिक्शन बल्कि 1/3 है दोनों केसेस में, यानी इस केस नीचे वाले सिरे के केस में भी, और ऊपर वाला जो उसका सिरा है सीढ़ी का उस केस में भी। ठीक है, तो आगे क्या है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। आगे कहता है प्रूव दैट, अब वो बात आ गई जो हमने प्रूव करनी है। प्रूव दैट इफ इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द वर्टिकल इज tan इनवर्स 1/2, ये नहीं कहता है कि अगर वर्टिकल की बात कर रहा, ठीक है, वर्टिकल यानी यहाँ पे अगर उसका जो इंक्लिनेशन है, चले मैं उसको अल्फ़ा ले लेता हूँ, लेकिन उसने कहा कि क्या, उसने कहा था कि वो वर्टिकल अल्फ़ा नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, tan इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स तो यहाँ लिखा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इसको अल्फ़ा की इक्वल किया है कि अगर वर्टिकल क्या हो, यहाँ से फिर एक वैल्यू भी निकलती है tan अल्फ़ा की, जो बाद में हमें काम आएगी, इसे साथ लिख ही लेते हैं। tan इनवर्स इधर आके tan अल्फ़ा हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। इस वैल्यू को याद रखना, ये एंड पे हमारे प्रूफ में हमारी हेल्प करेगी। इसको मैं अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, ये इतनी बात उसने कर रही है कि प्रूव दैट अगर क्या हो कि इंक्लिनेशन ऑफ लैडर टू द वर्टिकल इज ये हो। अच्छा, इसके बाद कहता है ए वेट इक्वल टू दैट ऑफ लैडर कैन नॉट बी अटैच टू इट एट द एंड एट पॉइंट मोर देन 9/10 ऑफ द डिस्टेंस फ्राम द फुट ऑफ इट। पहली बात तो ये है कि पहले हम सीढ़ी का वेट बनाते हैं, फिर बाकी वेट की बाद में बात होगी। ये एक जी सीढ़ी का वेट है W, मैं ले लेता हूँ इस पॉइंट से, मैंने वेट लिया है सीढ़ी का, और ये वेट क्या है, मैंने सीढ़ी का वेट ले लिया है W। ठीक है, कहता है जितना सीढ़ी का वेट है उतना ही एक और वेट है। पहले तो मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं, इसको मैं
जी का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या कहा है, अब इसको समझते हैं कि ए वेट इक्वल टू दैट ऑफ लैडर, यानी एक और वेट की बात हो रही है जो उतना ही होगा जितना सीढ़ी का वेट होगा। अगर सीढ़ी का वेट डब्ल्यू है तो वो वेट जिसकी ये बात कर रहे हैं वो भी फिर हमें डब्ल्यू ही लेना पड़ेगा। उसने कहा है ए वेट इक्वल टू दैट ऑफ लैडर कैन नॉट बी अटैच टू इट एट अ पॉइंट मोर देन 9/10 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ इट। यानी वो कहता है कि जितना वेट सीढ़ी का है एक और वेट इतना ही है, यानी एक और डब्ल्यू है जो आप अगर इस पे अटैच करें। फॉर एग्जांपल अगर आप मैं इस पॉइंट पे अटैच कर रहा हूँ तो ये जो पॉइंट है इसको भी मैंने नाम नहीं दिया, यानी कितना वेट है, जितना जितना वेट सीढ़ी का है उतना ही होगा, यानी डब्ल्यू है। तो आप कभी भी अटैच करें तो आप कभी भी जो उसका अटैच करने वाली जगह है उसका जो डिस्टेंस आएगा फुट से वो 9/10 से ज़्यादा दूरी पे नहीं कर सकते। उतना ही डिस्टेंस होगा 9/10 तक डिस्टेंस, ताकि आप अगर आप 9/10 के अलावा किसी और डिस्टेंस पे फुट से किसी और डिस्टेंस पे आप दूसरा वेट अटैच करेंगे तो वो जो वेट है वो इस वेट सीढ़ी की इक्वल नहीं रहेगा, वो गड़बड़ कर जाएगा। अगर आप इतना ही वेट ऐड करना चाहते हैं जितना कि सीढ़ी का वेट है, उतना ही वेट अगर एक और अटैच करते हैं सीढ़ी के साथ तो वो सिर्फ और सिर्फ आप 9/10 डिस्टेंस जो आएगा फुट से उस तक ही अटैच कर सकते हैं। यानी हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव फिर यही करना है कि अगर हमने इतना ही वेट ऐड किया है, इतने ही वेट अटैच किया है जितना सीढ़ी का था, ठीक है, तो वो उस जिस जगह पे हमने वो वेट अटैच किया है यानी एफ पॉइंट है उसका, ये मैंने नाम नहीं दिया, पहले मैं ये भी नाम दे दूँ, इसको मैं ए बी और इसको मैं सी का नाम देता हूँ। अच्छा, जो वेट हमने एफ पॉइंट पे अटैच किया है अगर उसका मैं इस फुट ए से डिस्टेंस निकालूं तो वो 9/10 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सीढ़ी आएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट करता हूँ ए सी, इसमें यहाँ पे क्या बनती है, ए सी हमारे पास क्या है, चले मैं सीधे नाम देता हूँ, इसको ए, इसको बी और इसको मैं सी सीधा करके नाम देता हूँ इस तरतीब से। तो ए बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए बी हमारे पास लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ सीढ़ी है। तो ए बी आप लेंथ ऑफ सीढ़ी कोई भी ले सकते हैं, एल ले सकते हैं, 2L ले सकते हैं, लेकिन मैं 2L ले रहा हूँ। इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि जब मुझे हाफ लेंथ चाहिए होगी तो वो एल होगी, बजाय कि मैं उसको L/2 रेशो में यूज़ करूँ वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन वो मैं रेशो में जाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने 2L लिया ताकि उसका हाफ मुझे L मिल जाए और उसे यूज़ करना थोड़ा ईजी हो जाए क्वेश्चन में। तो मैंने लेट कर ली कि अगर सीढ़ी की लेंथ 2L है तो ये जो मैंने फिर ये एक और चीज़ जो ये डिस्टेंस है जो हमने प्रूव करना है ए एफ, इसको भी मैंने लेट किया, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। तो फिर मैंने प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है कि ये जो एक्स हमारा आए ना बाद में ए एफ यानी एक्स जो आए तो वो आपका एक्स आना चाहिए 9/10 2L, ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। यानी वो x क्या है, x वो डिस्टेंस है, x क्या है, x इसका वो डिस्टेंस है जो वेट हमने W अटैच किया है उसका डिस्टेंस है सीढ़ी के फुट से। तो ये x कितना होना चाहिए, फिर जितना उसने कहा है कि 9/10 लेंथ ऑफ इट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो बाकी इसके अलावा हम कुछ और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको देखते हैं। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, आर हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, लेट आर क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल फोर्स है, चलिए नॉर्मल फोर्स ऑफ नहीं सिर्फ नॉर्मल फोर्स है, लेट आर नॉर्मल फोर्स, ठीक है। एंड एस क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑफ वॉल है और आर नॉर्मल फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है। एंड आर नॉर्मल फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है जी, ठीक है। आर नॉर्मल फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है आर वो है, और एस क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है दीवार की जो सीढ़ी पे लगा रहा है। ये चीज़ें होंगी। उसके अलावा आप लिखें द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द लैडर आर शोन इन द फिगर,
the forces acting on the ladder are shown in fig। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग द फोर्सेस resolving the forces horizontally and vertically। resolving the forces horizontally and vertically, तो हमारे पास क्या है, s जो है ये s इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में है, इसकी अपोजिट ये 1/3 r है, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 r। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से हमारे पास r और 1/3 s ये दोनों ऊपर के डायरेक्शन में है, कौन कौन, r प्लस 1/3 s इज इक्वल टू, ये दोनों w नीचे के डायरेक्शन में, w प्लस w कर दो या 2w लिख दो। ये इक्वेशन 2 आ गई। पहले की तरह अब इक्वेशन 1 से हम r की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो 1 इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 3s, क्योंकि ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो r की वैल्यू निकल आ गई। इसको हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 में यहाँ r की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करें तो ये r की जगह पर क्या आ जाएगा, 3s प्लस 1/3s इज इक्वल्स टू 2w। यहाँ से आप s कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2w। यहाँ से आप एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, ये 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 2w, और ये s इज इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू 2w। यहाँ से अगर s की वैल्यू निकालें तो s की वैल्यू आएगी, ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 w और 10 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी s की, और वो ये आएगी s इज इक्वल टू 3w बाय 5। ये हमने s की वैल्यू निकाली है 3w बाय 5। हाँ जी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, s की वैल्यू जो निकाली है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के अबाउट हम क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे। तो जब हम पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो मूवमेंट मैं ऑलरेडी हर क्वेश्चन में पहले भी बता चुका हूँ, मोस्टली मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया कि मूवमेंट होता क्या है, कैसे लेते हैं। तो वो आप अगर समझना चाहते हैं तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को मेरे को समझेंगे कि मूवमेंट क्या होता है। अच्छा, पॉइंट ए के अबाउट अगर हम मूवमेंट लेंगे तो इसके लिए हमें पता है कि जो फोर्सेज इसमें से गुजर रही हैं उनका तो डिस्टेंस होगा 0, ठीक है, क्योंकि यानी 1/3 r और r इस पॉइंट ए में से पास हो रही हैं, तो लिहाजा इनका तो डिस्टेंस पॉइंट ए से 0 है। लिहाजा जब फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस करेंगे तो डिस्टेंस 0, तो इन दो फोर्सेस का मूवमेंट नहीं होगा। पीछे हमारे पास बचती हैं ये w s और 1/3 s, तो इनके मूवमेंट आएंगे, तो इनके मूवमेंट हम लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए। taking the movement about the पॉइंट ए, ये ए के अबाउट मैं मूवमेंट ले रहा हूँ। मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास W, पहले W को देखते हैं। W इस, अच्छा, इस पॉइंट को मैंने नाम नहीं दिया, इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं E का नाम दे देता हूँ। ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, ये W जो है, पहला W, 2 W है, क्योंकि एक W का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पहले वाले का वो है ये AD, तो लिहाजा W डॉट एक आएगा AD प्लस दूसरा W है, उसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर A से AE। ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये फोर्स, क्योंकि W परपेंडिकुलर, तो इसका ये डिस्टेंस आ रहा है इस पे AE।
उसके अलावा इज इक्वल टू ये एस है, नॉर्मल फोर्स जो थी दीवार की, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली ये लाइन है ए से सी बी, बी सी आ जाएगा, तो एस डॉट बी सी प्लस 1/3 एस बी है डॉट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर क्या होगा ए सी आ जाएगा, ए सी। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, ए डी ए ई बी सी ये सारी वैल्यू निकालेंगे, सारी वैल्यू निकाल के इक्वेशन 4 में पुट करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए डी। तो ए डी के लिए निकालने के लिए हमें जो ट्राइंगल यूज़ करनी पड़ेगी वो हमारे पास ये ट्राइंगल है ए डी जी, ये वाली ट्राइंगल है, इसको हम यूज़ करेंगे। हाँ जी, हमें ए डी निकालना है, तो ए डी निकालने के लिए हमें ट्राइंगल यूज़ करनी है ए डी जी इन डेल्टा, डेल्टा मीन ट्राइंगल ए डी जी। अब इस ट्राइंगल में ये अल्फा, अल्फा के लिहाज से अगर देखें अल्फा के लिहाज से अगर इसको सॉल्व करें तो अल्फा के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यानी हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर फिर क्या होगा, ये ए डी परपेंडिकुलर होगा और ये जी डी जो है ये इसकी बेस होगा और ये क्या होगा, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होगा ए जी। एक और मैं आपको बात बता दूं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, देखिए हमने ए बी जो है वो 2L ली है, टोटल लेंथ हाफ लेडर है, तो फिर हाफ जो होगी इसकी ए जी वो कितनी होगी, वो हमारे पास होगी स्मॉल एल, 2L का हाफ तो फिर स्मॉल एल ही होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इन ट्राइंगल ए डी जी हम क्योंकि ए डी मालूम करना चाहते हैं जो कि परपेंडिकुलर, तो फार्मूला हम लगाते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जो आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वो हमें फाइंड करना है जो कि ए डी है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है वो है जी ये ए जी। ए जी हम ले लेते हैं साइन अल्फा और यहाँ से हम ए जी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए डी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू साइन अल्फा और यहाँ से ए डी इज इक्वल टू एल साइन अल्फा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ए डी निकाल लिया है। अब हमें निकालना है आगे नेक्स्ट क्या है ए ई। अब हमें ए ई निकालना है, तो इसके लिए जो हमें ट्राइंगल यूज़ करनी है वो हमारे पास ये है ए ई एफ। इस ट्राइंगल को अब हम यूज़ करते हैं, तो इस ट्राइंगल में हमारे पास आ जाएगा इन डेल्टा मीन ट्राइंगल इन ए ई एफ। इस ट्राइंगल में भी सेम एज इट इज ही होगा, हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, ये ए ई परपेंडिकुलर होगा जो अल्फ़ा के सामने है, क्योंकि अल्फ़ा के लिहाज से देखें तो ये अगर अल्फ़ा के लिहाज से सॉल्व करें तो ए ई इसमें परपेंडिकुलर होगा, ई एफ हमारे पास बेस होगा और एफ ए क्या होगा हमारे पास हाइपोटेनियस होगा। तो अब मैं निकालता हूँ ये, इसमें भी फिर मैं जो ई चाहिए तो ऊपर वाला सेम फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन अल्फ़ा, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है ए ई है, हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है ए एफ है इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ से ए ई की वैल्यू ए ई की वैल्यू नहीं है वो हमें मालूम करनी है। ए एफ जो है वो हमारे पास क्या है ए एफ एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए ई इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फ़ा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको भी अंडरलाइन करें। अब हमें क्या निकालना है, अब हम आ जाते हैं इधर, तो अब हमें निकालना है जी बी सी। बी सी निकालने के लिए हमें बड़ी ट्राइंगल को यूज़ करना है ए बी सी। इस बड़ी ट्राइंगल को यूज़ करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी इन डेल्टा ए बी सी। इस बड़ी ट्राइंगल में भी हमारे पास सेम एज टी सी चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं हमारे पास कि हमारे पास ये अल्फ़ा के सामने वाली जो साइड ए सी ये परपेंडिकुलर होगा, बी सी बेस होगा और ये 90 है, ये वाला एंगल 90, इसके सामने ये ए बी है, ये क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी बी सी, यानी हमें बेस निकालनी है। तो हम फार्मूला लगाएंगे वो जिसमें बेस आती है वो है बेस बाय हाइपोटेनियस होता है काज अल्फ़ा। अब हमारी बेस जो है वो बी सी है और हाइपोटेनियस टोटल ए बी जो क्या है 2L के इक्वल है, डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ काज अल्फ़ा, क्योंकि देखना हाइपोटेनियस ए बी है और ए बी हमारे पास क्या है 2L है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ से बी सी आ जाएगा 2L काज अल्फ़ा। ये हमने निकाल लिया जी बी सी।
अब इक्वेशन 4 के लिए और क्या रिक्वायर्ड है, हमें ए सी रिक्वायर्ड है। अब इसी ट्राइंगल में ही है, हम ए सी निकालना है हमें। ए सी हमारे पास देखा जाए तो इस ट्राइंगल में हमारे पास ये जो ए सी है अल्फा के सामने है बिल्कुल, तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी हमें परपेंडिकुलर भी निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे हम लगाते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस वाला फार्मूला जो साइन अल्फा के इक्वल होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास ए सी जो है वो ए सी है, और हाइपोटेनियस हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ लैडर होगी 2l इज इक्वल टू साइन अल्फा, और यहाँ से हमें ए सी मिल जाएगा 2l साइन अल्फा। ठीक है, तो ये वो सारी वैल्यू आ चुकी हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में हम इनको पुट करते हैं। नाउ पुटिंग दी value of AD, AE, BC and AC in equation 4। इक्वेशन 4 है WAD। AD हमारे पास क्या है, L sin अल्फा। ठीक है, AD हमारे पास आ गया L sin अल्फा, और उसके बाद प्लस फिर AE क्या है हमारे पास, AE X sin अल्फा, एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू एस। इन दोनों में से मैंने एस को कॉमन ले लिया है, एक्स को कॉमन लिया है, तो अंदर क्या आएगा, बी सी है, बी सी की वैल्यू 2l, ऐसे बनता 2l भी कॉमन ही है लेकिन अगले स्टेप में ले लेंगे, प्लस आगे क्या है 1/3 रह जाएगा क्योंकि एस तो कॉमन में चला गया है। अच्छा, तो 2l cos अल्फ़ा प्लस क्या है हमारे पास ए सी है, 1/3 आना है क्योंकि एस तो कॉमन में चला गया है, 1/3 आगे ए सी जो है वो है ये 2l साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एस की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, और हम यहाँ से कॉमन हमें मिल रहा है डब्ल्यू, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। डब्ल्यू को कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा एल साइन अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा, और हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, एस है, एस की जगह पे ये वाली वैल्यू जो क्वेश्चन 3 वाली है क्या है 3w/5, और अंदर से मैंने 2l भी कॉमन ले लिया है। अंदर क्या रह जाएगा, इधर cos अल्फ़ा प्लस 2l तो कॉमन चला गया, 1/3 रह जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब ये W जो है इस W से हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास अब देखिए हमने कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे पास ये tan जो वैल्यू थी हमारी ये वाली tan अल्फ़ा बनता हो, और ताकि हम इसको पुट कर सकें। यानी हमें ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन कॉस हो गया, इनको इसमें कन्वर्ट करना है tan में। तो मेरे ख्याल से ये tan में तभी कन्वर्ट होंगे अगर हम इस साइड पे भी cos अल्फ़ा पे डिवाइड कर दें, इस साइड पे भी cos अल्फ़ा पे डिवाइड कर दें। देखिए ये sin बाय cos tan हो जाएगा, ये भी sin बाय cos tan हो जाएगा, ये cos से कट के 1 हो जाएगा, और ये भी sin बाय cos tan हो जाएगा। क्योंकि हमें 9/10 निकालना, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म करने पड़ेंगे, और ख़त्म तभी होंगे जब इन सबको tan अल्फ़ा में कन्वर्ट करेंगे और उसकी जगह पे 1/2 आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, पीछे 9/10 हम बना लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस साइड पे आ जाएगी W तो कट चुका है, ये आ जाएगा L साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा प्लस x साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। इसी तरीके से दूसरी साइड पे आ जाएं, ये क्या है 3 है और ये 2l है ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 5, और ये आ जाएगा आपके पास cos अल्फ़ा है डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा ही आएगा, प्लस ये 1/3 है तो ये आएगा आपके पास साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा ही आएगा आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L tan अल्फ़ा प्लस x tan अल्फ़ा, ये ऐसे ही बाहर रहेगा, 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, 6l डिवाइडेड बाय 5, अंदर आ जाएगा ये cos से कट के 1 हो जाएगा,
और ये आ जाएगा हमारे पास क्या 1/3 tan अल्फ़ा। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, मैंने वही लास्ट क्वेश्चन लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे जो वैल्यू हमने निकाली थी इसकी tan अल्फ़ा की, हमारे पास ये वैल्यू थी ये वाली tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, जो स्टार्ट में हमें उसने क्वेश्चन में भी दी थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं पुटिंग tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। अब tan अल्फ़ा की जगह पे 1/2 रखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, L 1/2 प्लस x 1/2 इज इक्वल टू 6L बाय 5 1 प्लस 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास L/2 हो जाएगा, ये हमारे पास x/2 हो जाएगा। इसको अंदर चलें अभी पहले अंदर एलसीएम ले लें। अंदर एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2/3, सॉरी 1/6 होगा, 3 2 टाइम्स 6 होगा 1/6 एलसीएम। आगे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेते हैं, 1/2 प्लस x/2 इज इक्वल टू 6L/5। एलसीएम आएगा यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस 1, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। हम L वाली वैल्यू किसी तरीके से एक साइड पे ले आएंगे, लेकिन पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। x/2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास अंदर फिर क्या रह जाएगा, ये 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 7L, ये तो 6 कट चुका है बाय 5, ये x/2 इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा L/2 प्लस 7L/5 इज इक्वल टू, फिलहाल मैं इसको इधर ही रख रहा हूँ, प्लस x/2 इज इक्वल टू 0। इन सब को उधर ले जाते हैं हम। ये हमारे पास बनेगा x/2 इज इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ से एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक ये की है कि ये प्लस, ये 7L/5 इधर आके क्या होना था, माइनस होना था, मैंने प्लस लिख दिया है। तो इसके बाद हम करेंगे क्या कि हम इस तरफ एलसीएम ले लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास जो एलसीएम आएगा, वो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, वो एलसीएम हमारे पास आएगा जी माइनस 7L/5 और L/2 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 10। 2 को 10 पे डिवाइड करें 5 मल्टीप्लाई बाय L 5L, और माइनस ये क्या आ जाएगा, 5 को 10 पे डिवाइड करें 2 और 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14L आ जाएगा, प्लस इस साइड पे 0 रह जाएगा। अब 14L में से 5L माइनस करेंगे, 14L में से 5L हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14L में से अगर हम 5L माइनस करें तो ऑब्वियसली हमारे पास माइनस 9L/10 आ जाएगा, प्लस x/2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये माइनस है, इस वैल्यू को अब हम उस तरफ लेके जाते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी, x/2 इज इक्वल टू, इधर आकर प्लस हो जाएगी 9L/10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब 2 डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9/10। ये 2 को मैं L के साथ लिख देता हूँ ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास जी हमारा जो प्रूफ था वो हमने निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रूफ है वो हमारा आ जाता है कि जो हमने जो डिस्टेंस निकालना था फुट से, जो हमने वेट ऐड किया है, अटैच किया है सीढ़ी के साथ, इक्वल टू दैट ऑफ लैडर, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फुट 9/10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन। हाँ जी, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। कहता है टू बॉडीज वेट W1 and W2 are placed on inclined plane and are connected by light string। पहले जो काम है पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, साथ साथ हम वो काम करते हैं और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहले क्या है जी, पहले हमारे पास टू बॉडीज वेट W1 एंड W2 आर प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, हमने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है। यानी ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्या है, इंक्लाइंड है।
ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है, एट एंगल थीटा। इंक्लाइंड प्लेन से मुराद है कि किसी न किसी एंगल पे है, किसी सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो ये हमने इंक्लाइंड प्लेन बनाना है और उसके बाद कहता है टू बॉडीज़ हैं जिनके वेट W1 एंड W2 हैं, एक का W1 और एक का W2 है, और वो क्या हैं, आर प्लेस ऑन एन इंक्लाइंड, इसके ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यानी अगर ये एक मैं बॉडी ले लेता हूँ और इसका अगर मैं वेट कहता हूँ कि ये पहला बॉडी है जिसका वेट क्या है, W1 है, और ये दूसरा बॉडी है क्या है, इसका वेट क्या है, मैं कहता हूँ कि इसका वेट W2 है, ठीक है। तो ये मैंने दो बॉडीज़ ली हैं, एक का वेट W1 है, एक का वेट W2 है। तो फिर इसके ऊपर इस वेट की वजह से नॉर्मल फोर्स होगी, इसको मैं चलिए R1 कह देता हूँ, और इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स होगी, इसको मैं R2 कह देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कहते हैं आर प्लेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग। तो पड़े हैं प्लेन के ऊपर और आपस में वो जो कनेक्शन उनके दरमियान है वो उनके दरमियान वापस में जो है वो कनेक्ट हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक रस्सी के साथ, मतलब बंधे हुए हैं। तो रस्सी के साथ बंधे हुए हैं तो फिर ओबियसली रस्सी में टेंशन होगी, इसमें जो टेंशन होगी इस तरफ होगी टी, और इसमें भी एक टेंशन होगी टी इस तरफ, ठीक है, रस्सी की वजह से। तो आगे क्या कहता है, कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग विच कंसीड विद द लाइन ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन। यानी उन जो स्लोप है प्लेन की, स्लोप है, ये स्लोप ही है एक प्लेन की, वो ग्रेटेस्ट स्लोप है, उसके ऊपर ये ऐसे कनेक्ट हुए हैं। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड प्लेन इज μ1 एंड μ2। तो अब ठीक है, यानी वो अगर इस तरफ स्लिप कर रहे हैं नीचे की तरफ तो फिर फ्रिक्शन होगी हमारे पास, फ्रिक्शन क्या होगी, जो बॉडी वन है उसमें जो फ्रिक्शन होगी वो इस तरफ फ्रिक्शन होगी, उसको मैं कह देता हूँ ये फ्रिक्शन जो है ये μ1 R1 है, इसमें फ्रिक्शन होगी उस ऊपर की तरफ μ2 R2, क्योंकि दोनों वो नीचे की तरफ स्लोप पे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगी। अच्छा, इसके बाद और क्या है, इफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड प्लेन इज μ1 एंड μ2, कहता है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। मीन इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन हमने क्या लिया, थीटा। तो ये जो थीटा है इसको हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हेन बोथ द बॉडीज आर ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, जब दोनों बॉडी जो है वो मूव कर रहे हो, नीचे मोशन में हो, तो ठीक है, इट बीइंग अज्यूम दैट द स्मूथर बॉडी इज बिलोंगिंग द अदर, ये फर्ज किया गया कि जो स्मूथ बॉडी है वो नीचे और दूसरा ऊपर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो वेट है सबसे पहले इस वेट को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो ये इस वेट का W1 को पहले कर लेते हैं, ये एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट W का थीटा होगा, और ये इसका होगा जी वर्टिकल कंपोनेंट W1 साइन थीटा। इसी तरीके से ये W2 है, इसको भी मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेता हूँ। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा है, एक आएगा W2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक इसका आएगा जी ये वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे, ये W2 साइन थीटा। तो ये मैंने वेट को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है। इसके बाद अब हम ने क्या करना है, हम क्या कहते हैं, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज आर शोन इन द फिगर। सारी फोर्सेस हो गई हैं, मेरे ख्याल से कोई फोर्स रहती नहीं है। R1 भी हो गया, R2 भी हो गया, W2 उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, μ1 R1 दोनों के आ गए हैं, μ2 R2 भी आ गया। तो अब हम क्या करें, द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडीज आर शोन इन द फिगर। हम क्या लिखेंगे, द फोर्सेज the forces are acting the forces are acting on the bodies are shown in इस फिगर, यानी फिगर में हमने वो सारी फोर्सेस शो करवा दी हैं। अब हम इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो W1 है उसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्विंग द फोर्सेस ऑफ W1 into horizontal and vertical।
अच्छा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा जी पहले ये R1 जो है, W1 को जो बॉडी 1 है उसको हम देख लें। इसके ऊपर एक R1 है जो ऊपर की तरफ है और W1 क्या है, नीचे की तरफ है। आपस में W1 का थीटा लेना, W1 नहीं लेना, उसके कंपोनेंट को लेना है। R1 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू W1 cos थीटा, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हमारे पास जो W1 साइन थीटा है वो इक्वल टू है म्यू 1 R1 और प्लस ये इसकी T है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T प्लस म्यू 1 R1 इज इक्वल टू W1 साइन थीटा। तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है R1 की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास है W1 cos थीटा, यानी R1 हमारे पास क्या है, वो है W1 cos थीटा। पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा T प्लस म्यू है, तो ये हो जाएगा W1 cos थीटा इज इक्वल्स टू W1 साइन थीटा। मैं यहाँ से T की वैल्यू निकालता हूँ, T इज इक्वल टू आ जाएगा W1 साइन थीटा और ये माइनस म्यू 1 W1 cos थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अब मैं बॉडी 2 के लिए जो है रिजॉल्व करता हूँ फोर्सेस को। रिजॉल्विंग द फोर्सेस, रिजॉल्विंग द फोर्सेस ऑफ W2 इनटू हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास क्या आएगा, कि जो R2 है इक्वल टू आ जाएगा W2 cos थीटा। R2 आ जाएगा W2 cos थीटा और इसके अलावा मेरे पास आएगा T प्लस W2 साइन थीटा, ये इक्वल आएगा हमारे पास W2 cos थीटा। ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5, 4 को 5 में पुट करते हैं अब हम। ठीक है, मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस की है और वो ये है TW2, ये है इस साइड पे TW2 साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वल टू W2 का थीटा की नहीं आनी है, बल्कि ये हमारे पास आनी है म्यू 2 R2 की इक्वल। यहाँ ये वाली चीज़ नहीं आनी है, म्यू 2 R2 आना है। ठीक है, तो ये इसकी इक्वल आएगा क्योंकि ये T है हमारे पास और प्लस इस तरफ जो है और क्या है W2 साइन थीटा और ये इस तरफ वाली फोर्स म्यू 2 R के इक्वल आएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जो R2 की वैल्यू है इस इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। तो हम लिखते हैं पुट R2 इज इक्वल टू W2 cos थीटा इन इक्वेशन 5। तो 5 में पुट करेंगे तो 5 हमारे पास क्या बन जाएगी, 5 हमारे पास आ जाएगी T प्लस W2 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू 2 और R2 की जगह पे क्या आ जाएगा W2 का थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी, देखिए हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से T की वैल्यू निकालते हैं। तो T इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 2 W2 cos थीटा, ये W2 साइन थीटा इधर रख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर नाम देते हैं, हमारे पास पहले इक्वेशन 5 थी तो इसको 6 का नाम देते हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें भी T है। देखें ये इक्वेशन नंबर 3, इसमें भी T आया है और इक्वेशन नंबर 6 इसमें भी T आया है। तो इन दोनों के एक साइड पे सेम वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे, इसके लेफ्ट साइड पे भी T है, इसके लेफ्ट साइड पे भी T है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन C। नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 3,
तो इक्वेशन 6 जो है उसमें हमारे पास क्या है, उसमें है हमारे पास W1 साइन थीटा माइनस μ1 W1 cos थीटा और इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो 6 है, इसमें क्या है μ2 W2 cos थीटा माइनस W2 साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा है, इनको एक साइड पे कर लेते हैं। ये क्या है माइनस W2 साइन थीटा है, इसको इस साइड पे लाके प्लस कर देते हैं। cos थीटा वाले एक साइड पे, ये माइनस μ1 W1 cos थीटा ये साइड पे प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा W1 साइन थीटा प्लस W2 साइन थीटा और इधर आ जाएगा μ2 W2 cos थीटा, ये पहले से है और ये इधर आके इसमें आके प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा μ1 W1 cos थीटा, इन दोनों से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा W1 प्लस W2 और इधर से कॉमन क्या आएगा, इधर से cos थीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा μ1 W1 प्लस μ2 W2 cos थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा के नीचे और W1 प्लस W2 इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये μ1 W1 प्लस μ2 W2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा W1 प्लस W2। हमें पता है साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, ये होता है जी tan थीटा इज इक्वल टू यही आ जाएगा μ1 W1 प्लस μ2 W2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा W1 प्लस W2। अब हम ये tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि हमें थीटा हम मालूम करना है, थीटा निकालना है, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। तो इसलिए ये थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स और इसका एंगल क्या है μ1 W1, जो भी सारा अंदर बच गया इसका एंगल बन जाएगा μ1 W1, ये μ2 है प्लस μ2 W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। तो ये हमारे पास जी इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा जो कि हमने फाइंड करना था, जो हमें मालूम करने के लिए कहा गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ है। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अगर आपको कुछ मेरे लेक्चर की समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे कुछ सपोर्ट मिले और मुझे कुछ मेरी मेहनत का फल मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के ऐसे आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।